नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 11 मई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण डीएनए के टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले जैसे मैं रोज़ कहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी सुझाव अगर देना है तो आप देने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। हमारा व्हाट्सएप का चैनल है, हमारे टेलीग्राम का चैनल है, हमारे फेसबुक ग्रुप है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट वहाँ से एक्सेस करके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। और किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो, चाहे वो प्रीलिम्स का बैच ज्वाइन करना हो, चाहे वो मेंस का बैच ज्वाइन करना हो, चाहे कोई भी प्रकार का टेस्ट देना हो किसी भी स्टेट का, चाहे यूपीएससी चाहे अदर स्टेट का, तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, हेलीकॉप्टर मनी। ये भी पहली बार आप लोगों ने शायद सुना होगा हेलीकॉप्टर मनी। तो चलिए आज मैं इसके बारे में आज पूरा डिटेल बता देता हूँ। हेलीकॉप्टर मनी। कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रही भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से सुचारू रूप से गति देने के लिए हेलीकॉप्टर मनी जैसी अवधारणा चर्चा में है। ठीक है, इसको मैं बदल देता हूँ। यस, हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा दी गई है। ठीक है, तो किसके द्वारा दी गई है? अमेरिकी अर्थशास्त्री द्वारा दी गई है। इसमें बड़ी धनराशि का मुद्रण किया जाता है और फिर इसे जनता में वितरित किया जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग एवं पूर्ति के मध्य एक संतुलन कायम होता है। परिणामतः अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आ सकती है। आप देख रहे हैं कोविड-19 के दौरान हर क्षेत्र में कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो अछूता बचा हो, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे मैं पहले के वीडियो में भी बोल चुका हूँ, तो महामारी की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, अर्थव्यवस्था एकदम चौपट है, सरकार के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है। तो एक सुझाव जो है अमेरिकी अर्थशास्त्री द्वारा जो दिया गया है मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा, कि जिससे क्या होगा, एक बड़ी राशि का मुद्रण किया जाता है और इसे जनता के बीच में वितरित करेंगे, और जो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, मांग एंड पूर्ति यानी डिमांड एंड सप्लाई के बीच में क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा और परिणामतः अर्थव्यवस्था क्या होगी, पुनः पटरी पर ला सकती है। तो ये देखिए खूबसूरत सा फोटो है, हेलीकॉप्टर मनी है, हेलीकॉप्टर से पैसा गिराया जा रहा है, आप लूटने के लिए तैयार हो जाइए। तो कभी भी अगर आपके छत पे हेलीकॉप्टर आए तो ये मत सोचिएगा कि आपके हेलीकॉप्टर आ रहा है तो आपके छत पे पैसा गिरेगा। ठीक है, तो इस बहकावे में आप लोग मत रहिएगा। ठीक है, फोटो देखने में अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखते हैं कब पैसे की बारिश होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह मूल रूप से एक हेलीकॉप्टर द्वारा आसमान से पैसा गिराने को दर्शाता है। मिल्टन फ्रीडमैन ने इस शब्द का इस्तेमाल यानी हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल एक संघर्षरत अर्थव्यवस्था को पुनः ट्रैक पर लाने के लिए अप्रत्याशित रूप से धन की डंपिंग करने के लिए किया था। इस तरह की नीति के तहत केंद्रीय बैंक सरकार के माध्यम से धन की आपूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है और मांग मुद्रास्फीति को बढ़ाने के उद्देश्य से जनसंख्या में नई नकदी वितरित किया जाता है। ठीक है, तो आपने ये देखा। अब आगे बढ़ते हैं। निवेश की चक्र की सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए ये जरूरी है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। दो बार इन्वेस्टमेंट हो गया, एक ही बार इन्वेस्टमेंट है, तो ये क्रियान्वित करने के लिए ये जरूरी है। ठीक है, तो जैसे ये फिगर के माध्यम से भी बताया गया, इन्वेस्टमेंट होगा, फिर प्रोडक्शन होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट आएगा, फिर इनकम बनेगा, फिर सेविंग होगा, फिर इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये चक्रिया क्या होगी, हमेशा रोटेट होती रहेगी। ठीक है, तो चलिए ये आपका रहा हेलीकॉप्टर मनी। तो इसके बारे में मैंने बता दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जा रहा है। ये अमेरिकी अर्थशास्त्री द्वारा किया गया है। इस बार हो सकता है क्वेश्चन यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में देखने को मिल जाए। और क्यों किया जा रहा है? मांग एंड पूर्ति को बैलेंस करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, ये फिगर है और ये जैसे आसमान से पैसा गिराया जाता है एक संघर्ष अर्थव्यवस्था को पुनः ट्रैक पर लाने के लिए बताया मैंने, और क्यों किया जा रहा है पूरा डिटेल आपको बता दिया मैंने। चलिए अब दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर पीओके की मौसम भविष्यवाणी करेगा भारतीय मौसम विज्ञान। अच्छा पहल है, एक अच्छी सोच है, एक अच्छी स्ट्रेटजी है भारत सरकार की। पाक अधिकृत कश्मीर पर अपने दावे को और मजबूती रखने के लिए भारत की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इस इलाके के शहरों को भारतीय भूभाग में मानकर उनके मौसम संबंधी आंकड़े जारी करने लगा है। हालांकि पहले नहीं होता था, लेकिन अब सरकार द्वारा किया जाएगा। भारत के इस कदम को पाकिस्तान के लिए कड़ा संकेत माना जा रहा है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अभी तक कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के मौसम संबंधी आंकड़े जारी करता था। अब पाक अधिकृत महत्वपूर्ण शहरों जैसे मुजफ्फराबाद, गिलगिट और बल्टिस्तान के मौसम की जानकारी भी देना शुरू कर दी गई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इन शहरों को हमने भारतीय क्षेत्र में मानते हुए 5 मई से आंकड़े देने शुरू कर दिए हैं। ये डेट भी याद रख लीजिएगा, कब से किए जा रहे हैं, 5 मई से आंकड़े देने शुरू कर दिए हैं। और कौन कौन से आते हैं पीओके में, ये देख लीजिए। पाक अधिकृत कश्मीर में मुजफ्फराबाद भी आता है, आपका गिलगिट और बाल्टिस्तान भी आता है। ठीक है, तो ये भारत सरकार की मौसम विज्ञान द्वारा पीओके में मौसम की भविष्यवाणी की जाएगी, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा, भारतीय मौसम विज्ञान के बारे में मैं बता देता हूँ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद 27 अप्रैल 1949 को यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य बना। यानी कब बना? 27 अप्रैल 1949 को बना और 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से 10 साल पहले की गई थी। ऐसे याद रख लीजिएगा ट्रिक। तो 27 अप्रैल 1949 को की गई थी। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक प्रमुख एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। इसका प्रमुख कार्य मौसम संबंधी भविष्यवाणी व प्रक्षेपण करना तथा भूकंपीय विज्ञान के क्षेत्र में शोध करना है, जो इसका मुख्य कार्य है। इसके जो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र हैं, 6 हैं टोटल, जिसमें चेन्नई है, गुवाहाटी है, देख लीजिएगा हमेशा जीवन भर काम देगा। चेन्नई है, कोलकाता है, गुवाहाटी है, मुंबई है, नागपुर है और नई दिल्ली है। ठीक है, तो ये 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र हैं। तो ये याद कर लीजिएगा कब स्थापना हुआ था, कब ये भारतीय मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य बना, किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, कहाँ पे इसका मुख्यालय है और इसका प्रमुख कार्य क्या है और कितने इसके प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ये पूरा डेट देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। चलिए तीसरे पार्ट बात करते हैं, तीसरे टॉपिक पे, कोविड पर ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। कोविड-19 पर ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में भारतीय विदेश मंत्री ने कोविड-19 से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों से निपटने हेतु उद्यमियों को ब्रिक्स समूह द्वारा सामूहिक सहयोग दिए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। ठीक है, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की इस बैठक का आयोजन रूस के विदेश मंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया था। आपको पता है, ब्रिक्स के बारे में बताया हूँ। अगर आप किसी को नहीं पता हो तो हमारे पुराने डीएनए को जाके देख सकते हैं, जितने भी प्रीवियस डीएनए दिया गया है तो वहाँ आप भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था? रूस के विदेश मंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका आयोजन किया गया था। किस लिए किया गया? आर्थिक चुनौती है ब्रिक्स के लिए। ब्रिक्स में सब बताई जाएगा। बी से ब्राज़ील है, आर से रूस है, आई से इंडिया है, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। सबसे लास्ट में साउथ अफ्रीका जुड़ा था। कब जुड़ा था कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा, आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि कोविड-19 न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है, बल्कि इस महामारी से व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला के प्रभावित होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर क्षति हुई है। इस बैठक में कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था को हुई क्षति से ब्रिक्स देशों को उबारने के लिए 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के राहत कोष की स्थापना का निर्णय लिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को पूरा देख लेना आप लोग। बैठक में केंद्रीय विदेश मंत्री ने कोविड-19 महामारी से निपटने में वैश्विक सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। इसके तहत उन्होंने भारत द्वारा विश्व के लगभग 85 देशों को इस संक्रमण की रोकथाम के लिए दवा उपलब्ध कराए जाने के बारे में जानकारी दी। ठीक है, जो विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी, जो रूस के विदेश मंत्री द्वारा किया गया था, और यही बताया गया कि प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है। इसके तहत जैसे मैंने कहा कि उन्होंने भारत द्वारा विश्व के लगभग 85 देशों को इस संक्रमण की रोकथाम के लिए दवा उपलब्ध कराए जाने के बारे में जानकारी दी। इस बैठक में भारत और रूस के अतिरिक्त चीन, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। ठीक है, अब ब्रिक्स देश के बारे में आपको जैसे मैंने बता ही दिया है। देख लीजिए, जी.ओ. नील ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्होंने विचार आया ब्रिक्स के बारे में। संकेत में देख लीजिए, बी से ब्राज़ील संपदा प्राकृतिक गैस है, रूस से रशा प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, आई फॉर इंडिया सेवा क्षेत्र है और सी फॉर चाइना विनिर्माण है, विलन चाइना। ये देश मिलकर काम करे तो 2050 तक दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती
है। यानी टोटल अगर 5 देश हैं जो हैं जिनके पास ये संपदा है, अगर ये सारे देश एक साथ जैसे जुड़े हुए हैं, अगर सब सही तरीके से काम करें तो 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। ठीक है। वर्ष 2009 में ब्रिक, पहले ब्रिक जैसे मैंने कहा था साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा था, तो आप लोग कमेंट मारने की भी जरूरत नहीं है, ये पहले बता दे रहा हूँ। बी से ब्राज़ील, आर से रूस, भारत से, आई से इंडिया, सी से चाइना के पहले शिखर सम्मेलन के आयोजन और वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका के इस समूह में शामिल होने के बाद ब्रिक्स, पहले ब्रिक था फिर उसके बाद ब्रिक्स हो गया 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद। ठीक है। तो ब्रिक्स है, खूबसूरत सा ब्रिक्स का फोटो देख सकते हैं आप। ठीक है। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है। ब्रिक्स समूह के देश के विश्व के लगभग 26%, अगर कोई पूछे पूरा डिटेल पढ़ लीजिए, जीवन भर काम देगा। 26% भूभाग और लगभग 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं ब्रिक्स के देश। साथ ही समूह के देशों ने उत्पन्न वृद्धि, निवेश, व्यापार आदि के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी ब्रिक्स के अगर देश की बात की जाए तो लगभग 26% भूभाग लैंड है और 42% यहाँ की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और वृद्धि है, निवेश है, व्यापार के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2013 तक वैश्विक जीडीपी वृद्धि में ब्रिक्स देश की भागीदारी लगभग 27% थी। कोविड-19 की महामारी से पहले विशेषज्ञों का अनुमान था कि 2020 के अंत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 50% हो जाएगी। ठीक है। ये पहले ही विशेषज्ञों का अनुमान था से पहले। अब देखते हैं नवंबर 2019 में ब्राज़ील में आयोजित ब्रिक्स के 11वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने अगले 10 वर्षों के लिए विकास के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान कर समूह के देशों द्वारा इनमें सहयोग बढ़ाए जाने पर जोर दिया था। ये नवंबर में हुआ था और कोविड-19 तो देख रहे हैं कि ये सब 2020 में हुआ है। तो ये पहले अनुमान किया गया था। ये पूरा डिटेल आप भी देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये रहा पूरा ब्रिक्स के बारे में पूरा बता दिया गया आपको। चौथा चलिए देखिए जो क्वेश्चन है यूपीएससी में आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में आया था। ओलिव रिडले कछुए इस वर्ष मार्च महीने में उड़ीसा के समुद्र तट ऋषिकुल्या नदी के मुहाने के पास पर लगभग 7,90,000 ओलिव रिडले कछुए अंडे देने के लिए पहुंचे थे। ठीक है। कहाँ पे पहुंचे थे? उड़ीसा में, जिनसे अब लाखों की संख्या में छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आए हैं, जिसके चलते उड़ीसा का समुद्र तट इन नन्हे कछुओं से भर चुका है। ओलिव रिडले समुद्री कछुओं को प्रशांत ओलिव रिडले कछुओं के नाम से भी जाना जाता है। प्रशांत महासागर है तो प्रशांत ओलिव रिडले कछुए के नाम से भी जाना जाता है। ये देख लीजिए उड़ीसा का समुद्र तट है और जैसे कछुआ है देखिए ज़मीन पे भी आ गए हैं, देख रहे हैं आप लोग। ये समुद्र है, समुद्र से बाहर आ रहे हैं। यह मुख्य रूप से प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागरों के गर्म जल में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की एक मध्यम आकार की प्रजाति है। ये मांसाहारी होते हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने वाला विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन आईयूसीएन द्वारा जारी रेड लिस्ट में इसे अति संवेदनशील वनरेबल प्रजाति की श्रेणियों में रखा गया है। ये पूरा का पूरा जितनी भी लाइन बता रहा हूँ वो तो सब इम्पोर्टेंट है। आईयूसीएन क्या करता है? रेड डेटा बुक लिस्ट जारी करता है, ये भी बता दिया गया इसमें। तो एक एक लाइन आप लोग अपने कॉपी पे लिखिए और उसको बार बार रिकॉल कीजिए। ये मांसाहारी होते हैं, ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने वाला सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन आईयूसीएन जो है, जो रेड डेटा लिस्ट जारी करता है। और इसको किस श्रेणी में रखा है? वनरेबल की श्रेणी में रखा है, अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। यूपीएससी में ये पूछ चुका है। ठीक है। तो ये फिगर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया गया है, तो फिगर आप लोग देख लीजिएगा। अब यह है ओलिव रिडले कछुए हजारों किलोमीटरों की यात्रा कर उड़ीसा के गंजम तट पर, कौन से तट पर? गंजम तट पर अंडे देने आते हैं और फिर इन अंडों से निकले बच्चे समुद्री मार्ग से वापस हजारों किलोमीटर दूर अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पर आते हैं? उड़ीसा के गंजम तट पर आते हैं और फिर इन अंडों से निकलने वाले बच्चे जो है समुद्र के रास्ते ही वापस हजारों किलोमीटर दूर अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं। तो ये 4 टॉपिक आज जो दिया गया है, चारों टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा। जैसे पहला टॉपिक है, एक बार समरी दे रहा हूँ। हेलीकॉप्टर मनी भारतीय अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया है। अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था। ये एक बड़ी धनराशि है
और फिर इसे जनता में वितरित किया जाएगा। मांग और पूर्ति को बैलेंस को करने के लिए किया जा रहा है। ये हेलीकॉप्टर बनी पटरी पर ताकि अर्थव्यवस्था आ सके, ये सब बताया गया आपको। और ये मूल रूप से हेलीकॉप्टर द्वारा आसमान से पैसा गिराया जाता है। ये इसे हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल एक संघर्ष अर्थव्यवस्था को पुनः ट्रैक पर लाने के लिए अप्रत्याशित रूप से धन की डंपिंग करने के लिए किया था, बताया ही मैंने आपको। और इस नीति के तहत केंद्रीय बैंक सरकार के माध्यम से धन का प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है, ये भी बताया है। ये निवेश की सुचारू प्रक्रिया भी बताई गई है आपको। इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो इनकम आएगा, इनकम होगा तो सेविंग भी होगा, सेविंग होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट होगा। यही पूरा ट्रैक पे चलता रहता है, ये बताया आपको। दूसरा बताया कि पाक पीओके की मौसम भविष्यवाणी करेगा भारतीय मौसम विज्ञान, पहली बार कर रहा है, तो ये देख सकते हैं। भारत की ओर से महत्वपूर्ण पहल की गई है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा किया जा रहा है। और ये भी बताया गया कि कौन पाकिस्तान के लिए कड़ा संकेत है, ये कौन कौन से राज्य हैं, इसके पहले कौन कौन से राज्य किए जा रहे थे, अब पीओके में कौन कौन से राज्य जो हैं ये देख लीजिए। कितनी सारी को कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की स्थापना को ये भी बताया गया आपको। और कब ये एक मौसम विज्ञान का संगठन का सदस्य बना है, ये भी विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य का ये भी बताया गया है। किस मंत्रालय के अंतर्गत कहाँ पर मुख्यालय है ये भी बताया गया। इसका प्रमुख कार्य संबंधी भविष्यवाणी क्या करना ये भी बताया गया है। 6 क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ पे ये भी बताया गया है। कोविड-19 पर ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, ये भी बताया गया है। किसने किया था ये भी बताया गया, रूस के विदेश मंत्री, ये भी बताया गया है। और क्यों किया गया है, मांग और व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला के प्रभावित होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर क्षति हुई है, इसके लिए बुलाया गया है। और अमेरिकी डॉलर देखा है ये भी बताया गया आपको, 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और ये 85 देशों को संक्रमण रोकथाम जो भारत जो तरकीब निकालेगा, जो भारत की प्रयोजनता को लेकर दोहराया गया है, ये भी बताया गया है। और इस बैठक में जो सम्मिलित हुए विदेश मंत्री उनका पूरा डिटेल बताया गया है। ब्रिक्स देश में सारा बताया गया है कि ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका 2010 बताया गया है। और क्या मिलकर करना था 2050 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया गया है। और जैसे मैंने कहा कि ये सब तो बताया गया, कितने % भूभाग पर है, कितना लैंड है, कितनी आबादी रहती है, क्या क्या करना है, ये सब बताया गया है। और 2013 तक देश सॉरी हाँ, ये क्या हो रहा है, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, कुछ क्लिक हो गया था। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2013 तक ये भी बताया गया कि 27% करना था। कोविड-19 में इसके पहले क्या किया गया था प्रोग्राम, ये भी बताया गया आप लोगों को। ये भी बताया गया कि 2019 में ब्राज़ील में जो 11वें सम्मेलन में जो पीएमजी गए थे 10 वर्षों के लिए, एक रूपरेखा खींचे थे, ये भी बता दिया गया आपको। ओली रुले कछुए के बारे में बता दिया गया आपको। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, कहाँ पे आते हैं, किस नदी पर आते हैं, कितने आते हैं, ये सब डिटेल बता दिया गया आपको, ठीक है। और इनसे देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये सब बता दिया गया। कहाँ पे आते हैं, किस नाम से जानता है, ये भी बता दिया गया आपको। और किस महासागर में, ये सब पूरा डिटेल आपको बता दिया। किस शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, ये सब बता दिया गया आपको। और ये आयुष्यन के बारे में पूरा डिटेल आपको बता दिया गया कि कौन डेटाबेस में था और किस श्रेणी में इसको रखा गया है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे संबंधित क्वेश्चन जो हैं आपको शाम को जितने भी क्वेश्चन हैं, 4-5 क्वेश्चन जो भी हैं, आप लोग को शाम को, जो भी पेड ग्रुप के मेंबर हैं, आप लोग को शाम का टेस्ट होगा। और आराम से ध्यान से इसको पढ़िएगा आप लोग। और कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव देना हो तो आप सुझाव दे सकते हैं। तो आई होप कि इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। बाकी कोई भी क्वेरी करना हो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं, वो लोग जो पहली बार हैं, उनके लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट अभी नए जुड़े हैं। ये संस्थान का नंबर है, दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो, चाहे वो स्टेट PCS हो, चाहे वो UPSC का हो, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, चाहे वो निबंध का पेपर हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं पेड ग्रुप के मेंबरों के साथ 8:30 बजे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।